गुड मॉर्निंग बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? वेरी गुड। पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे तो ये बताओ। अच्छे और बुरे तो कोई बात नहीं, कैसे भी हो, नहाओ चाहे मत नहाओ, खाना खाओ चाहे मत खाओ, अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करो चाहे मत करो, लेकिन क्या करना है? पढ़ाई करनी है। क्या करनी है बच्चों? पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करोगे तो ही फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये ध्यान रख लेना, बिल्कुल याद रख लेना, गांठ बांध लेना। मैडम जी ने कहा था। आ गई बात समझ में? नहीं आई? आई कि नहीं आई बोलो? अरे गर्दन तो हिलाओ। आई? चल, अब देखो, जय भारत ऑनलाइन क्लासेस में मैं अन्नपूर्णा व्यास तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपका। ठीक है बच्चों, हमने पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा है बच्चों? जैसा कि पहले की क्लासों के अंदर मैंने आपको बताया, हमारे क्या चल रहा है राजस्थान में, किसान एवं आदिवासी आंदोलन। किसान आंदोलन तो जो किसानों ने किए और आदिवासी आंदोलन जो जनजातियों ने किए। तो पहले हम किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों, किसान आंदोलन के अंदर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। और क्या पढ़ लिया अपन ने? बेगू किसान आंदोलन पढ़ लिया है। अब अपन कौन सा किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं बच्चों? बूंदी किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। लेकिन बूंदी किसान आंदोलन के पढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकेप हो जाए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े किसान आंदोलन पढ़े अपन ने। तो बच्चों, एक पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि देश का प्रथम असहयोग किसान आंदोलन कौन सा था? ठीक है, तो इसके आंसर आपका आगे आएगा, क्योंकि ये मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली और कौन सी नहीं पढ़ी है। एक क्वेश्चन लिखो कॉपी के माथे के ऊपर, जो कि एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है, अक्टूबर 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से कहां स्थानांतरित किया गया? जवाब बताओ। मैंने आप लोगों को बताया है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी थी वर्धा महाराष्ट्र के अंदर, तो उसको कहां स्थानांतरित किया गया था 1920 ईस्वी के अंदर? ऑप्शन सुनो आप, जयपुर, ब्यावर, शाहपुरा और अजमेर। क्या आंसर होगा आपका? अजमेर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा गया MAVCL 2013 के अंदर। तो क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है? तो हमें नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, बिजोलिया का संस्थापक था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बिजोलिया के संस्थापक कौन है बच्चों? बिजोलिया के संस्थापक है अशोक परमार। ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों कि 1923 में ट्रेंच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ठाकुर अनूप सिंह व किसानों के मध्य हुए समझौते को किसकी संज्ञा दी गई है? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। मैंने आप लोगों को बताया है किसकी संज्ञा दी गई है। ठाकुर अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी और किसानों के मध्य जो समझौता हुआ था, उस समझौता को किसकी संज्ञा दी है? बॉल्वेसिक समझौता कहा गया। कौन सा समझौता कहा गया है? बॉल्वेसिक समझौता कहा गया है। तो ये सभी जानकारियां बच्चों आप लोगों के पास में होनी चाहिए। आगे आपके पास में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जो वार्षिक अधिवेशन, जिस विद्या प्रचारणी सभा का जो वार्षिक अधिवेशन मनाया गया था, उसके प्रवर्तक कौन थे बच्चों? तो आपको बताना, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित जो विद्या प्रचारणी सभा थी, उसके प्रवर्तक कौन थे? तो हरिभाऊ किंकर ने आपकी विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना करी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई है? 1914 ईस्वी के अंदर हुई है। तो बच्चों, बिजोलिया किसान आंदोलन से इस तरीके के कहीं बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? ये आपके JSA बेलास्टिक में पूछा गया है। तो भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है बच्चों? भूप सिंह का संबंध आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से। भूप सिंह का दूसरा नाम क्या है? विजय सिंह पथिक है। ठीक है बच्चों, आगे आपका और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कृषक आंदोलन का नेतृत्व, बिजोलिया कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ML वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने कब करी? ML वर्मा और प्रधानमंत्री PM राघवाचार्य के मध्य समझौता कब हुआ? इस समझौता के दौरान क्या निर्णय लिया गया? बिजोलिया किसान आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इस तरीके की छोटी छोटी बातों से आपके सवाल बने। बेगू किसान आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बूंदी किसान आंदोलन। चलो, ये देखो आप, बूंदी किसान आंदोलन राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन हुए थे बच्चों। पीछे किसानों के चित्र भी दिखाए मैंने आपको कि किसानों ने किस तरीके से
अपने प्राणों की आहुति लगा करके अपनी मिट्टी और अपने अधिकारों के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किस तरीके से आंदोलन किए, और हमारे यहीं के शासकों से उन्होंने ये आंदोलन किया था। तो राजस्थान में किसान आंदोलन के पीछे किसानों के चित्र भी बने हुए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों बूंदी में किसान आंदोलन। कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? बूंदी में। देखो पहले समझ लो एक बार, ये रहा आपके राजस्थान में बूंदी, ठीक है। तो बूंदी के अंदर जो किसान आंदोलन था ना बच्चों, ये बूंदी का किसान आंदोलन जो है ना, ये बरड़ का किसान आंदोलन कहलाया है। कौन सा किसान आंदोलन कहलाया है? ये बरड़ का किसान आंदोलन कहलाया। बूंदी और बरड़ एक ही नाम है, बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन। इसे किस नाम से पुकारा गया? बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन। तो बच्चों इसे बूंदी को बरड़ क्यों कहा गया है? देखो ये राजस्थान है हमारा, प्यारा राजस्थान, रंगीला राजस्थान, सुनहरा राजस्थान। इस राजस्थान के अंदर जो ये बूंदी है, बूंदी के पास में देखो एक तरफ तो चित्तौड़गढ़ स्पर्श होता है, एक तरफ कोटा स्पर्श होता है, एक तरफ टोंक स्पर्श होता है, और ये जो भीलवाड़ा है ना आपके, इस भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र जो है बूंदी को स्पर्श होता है। तो जो ये दक्षिण पश्चिम के अंदर भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा और बूंदी के मध्य जो क्षेत्र स्पर्श होता है, भीलवाड़ा का क्षेत्र जो बूंदी को स्पर्श करता है, या बूंदी का क्षेत्र जो भीलवाड़ा को स्पर्श करता है, यह वाला क्षेत्र ही आपका बरड़ क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? बरड़ क्षेत्र। और ये क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ है इस तरीके से। इस ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र को ही कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? बरड़ क्षेत्र कहा जाता है। तो ये है आपके बूंदी किसान आंदोलन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बूंदी किसान आंदोलन। और बूंदी किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ है बच्चों? तो बूंदी के अंदर एक स्थान पड़ता है डाबी। ये है आपका बूंदी। बूंदी में कौन सा स्थान पड़ता है? डाबी। इस डाबी नामक स्थान के ऊपर आंदोलन हुआ, और यही डाबी बूंदी या बरड़ क्षेत्र का आंदोलन कहलाया। ये ठीक है, ये आपका समझ में आया कि हम कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हैं। अब अपन आगे देखते हैं। हेडिंग डाल दो आप, बूंदी और बरड़ क्षेत्र का किसान आंदोलन। बूंदी व बरड़ क्षेत्र का किसान आंदोलन। बूंदी व बरड़ क्षेत्र का किसान आंदोलन। बूंदी व बरड़ क्षेत्र का किसान आंदोलन। अब देखना अच्छे से, कॉपी पेन नीचे रख दो, बहुत अच्छे से देखो, सुनो और समझो, बाद में लिख लेना। ये क्या है बच्चों? आपका प्यारा राजस्थान, रंगीला राजस्थान। इस राजस्थान के अंदर यह रहा आपका बूंदी। इस बूंदी के अंदर एक छोटा सा क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है बरड़। नहीं, इस बूंदी को बरड़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आपको बता चुकी हूं मैं, कि भीलवाड़ा के स्पर्श करता है उस क्षेत्र को, इसलिए इसको बरड़ कहा जाता है। इसके अंदर एक छोटा सा क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है डाबी। एक ठिकाना है बूंदी के अंदर जिसका नाम क्या है? डाबी। ठीक है, तो इस प्यारे राजस्थान के अंदर अपन इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो देखो बच्चों कि बूंदी के जो किसान थे ना भाई, बूंदी के किसानों के बीच में आंदोलन की भावना कहाँ से जाएगी? बूंदी के किसानों में, बूंदी के अंदर भी जागीरदार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। किसान बड़े परेशान थे, लगान से, दरों से, करों से। तो इस चीज से परेशान थे। लेकिन बूंदी के किसानों के अंदर जो किसान आंदोलन की भावना जागी, वो कहां से जागी बच्चों? बिजोलिया किसान आंदोलन से। बूंदी के किसान बिजोलिया किसान आंदोलन से बहुत ही प्रभावित थे। और बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, वो कौन सा संघ निभा रहा था? राजस्थान सेवा संघ, जिसके नेता कौन थे? राम नारायण चौधरी। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी थी विजय सिंह पथिक ने। तो राजस्थान सेवा संघ से बेगू किसान आंदोलन को भी प्रभावित मिला था, और बूंदी के किसानों को भी मिला।
तो बूंदी के जो किसान थे वो बिजोलिया किसान आंदोलन से बहुत ही प्रभावित थे और राजस्थान सेवा संघ से बहुत ज्यादा प्रोत्साहित थे कि राजस्थान सेवा संघ जो है किसान आंदोलन को जागरूकता देता है, उसे आगे बढ़ाता है। तो सबसे पहली बात तो कि जो बूंदी के किसान थे बच्चों, बूंदी के किसान बिजोलिया किसान आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। बूंदी के किसान बिजोलिया किसान आंदोलन से बहुत प्रभावित थे, साथ ही राजस्थान सेवा संघ से बहुत प्रोत्साहित थे। राजस्थान सेवा संघ से बहुत प्रोत्साहित थे बूंदी के किसान। दूसरी चीज, बूंदी जो है आपके वर्तमान में बूंदी क्या है बच्चों, एक जिला है। वर्तमान में बूंदी एक जिला है। प्राचीन में यह एक राज्य हुआ करता था, राजस्थान का राज्य था। प्राचीन में राजस्थान का एक राज्य था ये बूंदी। बूंदी क्या था, पहले बड़ी बड़ी रियासतों को राज्य का नाम दे दिया जाता था, तो ये राजस्थान का राज्य था। वर्तमान में बूंदी एक जिला है। बूंदी के अंदर, बूंदी में दक्षिण पश्चिम में स्थित एक उबड़ खाबड़ का क्षेत्र है। एक उबड़ खाबड़ क्षेत्र है जो कि भीलवाड़ा को स्पर्श करता है, जो कि मेवाड़ में भीलवाड़ा को स्पर्श करता है। मेवाड़ में भीलवाड़ा को स्पर्श करता है। मेवाड़ में भीलवाड़ा को स्पर्श करता है, बरड़ क्षेत्र कहलाता है। भीलवाड़ा को स्पर्श करता है, बरड़ क्षेत्र कहलाता है। ये हुई आपके छोटी सी बूंदी के बारे में जानकारी कि बूंदी व बरड़ के किसान आंदोलन के अंदर बूंदी के जो किसान थे वह बूंदी के किसान किससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे भाई, बिजोलिया किसानों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और राजस्थान सेवा संघ से बहुत ही प्रोत्साहित थे। दूसरी चीज, वर्तमान के अंदर बूंदी राजस्थान का एक जिला है, पहले राजस्थान का एक राज्य हुआ करता था। तीसरी चीज, बूंदी के अंदर जो दक्षिण पश्चिम में भीलवाड़ा को स्पर्श करता हुआ उबड़ खाबड़ का क्षेत्र है, वह क्षेत्र ही बरड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और बूंदी के किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन भी कहा गया है कि बरड़ या बूंदी राज्य का किसान आंदोलन। ठीक है बच्चों, बूंदी या इसे आप ऑब्लिक कर सकते हैं बच्चों। तो ये क्षेत्र आपका बरड़ क्षेत्र कहलाया। ठीक है, अब देखो 2 अप्रैल 1923 को 2 अप्रैल 1923 को बच्चों बूंदी के अंदर एक घटना घटित हुई। यहां पर किसानों का दमन चक्र हुआ।
किसानों का दमन चक्र हुआ। 2 अप्रैल 1923 को नानक भील शहीद हो गए। ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं इस डाबी किसान आंदोलन के अंदर। आखिर ये 2 घटनाएं क्यों घटित हुई? क्यों 2 अप्रैल 1923 को किसानों का दमन हुआ? आखिर 2 अप्रैल 1923 को ऐसी क्या घटना घटित हुई जिसके ऊपर नानक भील को शहीद होना पड़ा? ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या शुरुआत हुई? तो इसको जानने के लिए 2 अप्रैल 1923 के पीछे चलना पड़ेगा। हमें शुरुआत से देखना पड़ेगा कि आखिर क्या क्या हुआ था। तो बच्चों यहाँ पर आप देखा आपने, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें अच्छे से आप लोग, ताकि आप लोगों को समस्या नहीं आएगी आगे। ये समझ में आया आपको? चलो अब आप देखेंगे, अपन देख रहे हैं बूंदी के अंदर किसान आंदोलन को। तो आगे देखेंगे आप लोग, सबसे पहली बात तो आप लिखेंगे प्रमुख नेतृत्वकर्ता। बूंदी किसान आंदोलन के जो नेतृत्व करता है, यदि एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, तो आपको बताना है पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा, ये नाम एग्जाम में पूछा जाता है। कई लोगों ने किया इसका नेतृत्व। हरिभाई किंकर का संबंध भी है, राम नारायण चौधरी का संबंध भी है, नानक भील का संबंध भी है, भंवरलाल स्वर्णकार का संबंध भी है। लेकिन यदि सवाल आ जाता है कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, तो आपको सही करना है पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम बताना आपको? पंडित नैनूराम शर्मा। आगे चले अपन। तो सबसे पहली बात तो 1920 ईस्वी के अंदर, बूंदी के अंदर 1920 ईस्वी में किसान पंचायत का गठन किया गया। किसान पंचायत का गठन, और किसान पंचायत का गठन किसने किया बच्चों? किसान पंचायत का गठन किया साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास ने इसका गठन किया और राजपुरा के भरला हड़प को, राजपुरा के भरला हड़प को यहाँ का प्रथम अध्यक्ष बनाया। यहाँ का प्रथम अध्यक्ष। बूंदी आंदोलन की शुरुआत करी अपन ने। तो सबसे पहले बूंदी के अंदर क्या हुआ बच्चों? नेतृत्वकर्ता किया पंडित नैनूराम शर्मा ने। 1920 ईस्वी के अंदर किसान पंचायत समिति का गठन किया गया, और यह गठन किसने किया? साधु सीताराम दास ने किया, और राजपुरा के बरला हड़प को यहाँ का क्या बना दिया? प्रथम अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, ये तो 1920 के अंदर हो गई बात। अब देखो, अब बूंदी के किसान आंदोलन करेंगे साहब, तो वो आंदोलन कैसे करेंगे, क्या शुरुआत करेंगे वो आंदोलन के लिए, देखते हैं अपन। 1921-22 ईस्वी के अंदर क्या होता है? 1921-22 ईस्वी के अंदर नेतृत्व किया। 1921-22 ईस्वी में नेतृत्व किसने किया? हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, राम नारायण चौधरी और पंडित नैनूराम शर्मा। इन्होंने 1921-22 ईस्वी के अंदर बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। मतलब बूंदी के किसानों को जागरूक किया, उन्हें ऊपर उठाया,
उन्हें कहा कि भाई अब अपन आंदोलन कर रहे हैं। तो आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन के लिए किसानों और को समझाया, किसानों का एक दल बनाया, जगह जगह किसानों ने सभाएं करी। तो ये नेतृत्व किसने किया इनका प्रारंभ के अंदर? हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी और पंडित नैनूराम शर्मा ने उस दिन 1921-22 के अंदर ये नेतृत्व प्रारंभ किया। क्या हुआ इसके अंदर? बूंदी के किसानों ने, ये आंदोलन किस किस के बीच हुआ? बूंदी के किसानों, ठीक है, बूंदी के किसानों और किसके बीच में हुआ ये आंदोलन? बूंदी प्रशासन, बूंदी के वहां पर जो प्रशासन था, बूंदी के किसानों और बूंदी प्रशासन, इन दोनों के बीच में यह आंदोलन हुआ। और यह आंदोलन जो हुआ ये कब छिड़ा? अप्रैल 1922 के अंदर, अप्रैल 1922 में क्या हुआ? आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ होने की शुरुआती कदम क्या रहे? किस तरीके से आंदोलन प्रारंभ हुआ? शुरुआती कदम क्या रहे इसके? तो सबसे पहले तो बूंदी के किसानों ने क्या किया? बूंदी के किसानों ने बूंदी के किसानों ने जगह जगह सभाएं आयोजित करी, जगह जगह सभाएं आयोजित करी तथा कर व लगान न देने का, कर व लगान न देने का संकल्प लिया। कर व लगान न देने का संकल्प दिया, लिया, दिया नहीं, संकल्प लिया। इधर बूंदी प्रशासन भी कुछ करेगा? बूंदी प्रशासन शांत बैठा रहेगा क्या? प्रशासन ने सोचा कि यार आंदोलन छिड़ गया है तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। प्रशासन ने आयोग का गठन किया, प्रशासन ने आयोग का गठन किया। इसमें दो व्यक्ति भेजे, आर.बी. मदनपाल, आर.बी. मदनपाल, और दूसरा व्यक्ति भेजा राजा हरिनाथ सिंह, दूसरा व्यक्ति भेजा राजा हरिनाथ सिंह, और एक मजबूत सैन्य दल भेजा। क्या भेजा? मजबूत सैन्य दल भेजा। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से नोट करो। क्या हुआ? 1921-22, समझ भी लो साथ में। 1921-22 ईस्वी के अंदर हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी और पंडित नैनूराम शर्मा ने बूंदी के किसानों को जागरूक किया, उनका नेतृत्व किया। आंदोलन छिड़ा किस किस के बीच में? बूंदी के किसानों के बीच में और बूंदी प्रशासन के बीच में। ये जो आंदोलन छिड़ा कब छिड़ रहा है? अप्रैल 1922 के अंदर आंदोलन प्रारंभ हो गया। प्रारंभ में किसानों ने पहला कदम क्या उठाया? किसानों ने पहला कदम उठाया कि जगह जगह सभाएं आयोजित हुई और उन सभाओं के अंदर यह संकल्प लिया कि भाई हम कर और लगान नहीं देंगे। ठीक है, इधर से गठन हुआ आर.बी. मदनपाल और राजा हरिनाथ सिंह। इन दो व्यक्तियों को बूंदी प्रशासन ने अपना सदस्य, अपने आयोग का सदस्य बनाकर भेज दिया और यहाँ पर एक सैन्य दल भी भेज दिया। ठीक है बच्चों, इस तरीके की ये छोटी छोटी घटनाएं यहाँ पर हुई। एक बार इसको नोट करो अच्छे से। यहां तक नोट हो गया बच्चों? अब देखो आगे, आगे क्या होगा।
अब ये सैन्य दल आ गया। अब देखो 13 जून 1922 को क्या होता है? तेरह जून 1922 को क्या होता है साहब? ये जो सैन्य दल जिस आयोग का बूंदी प्रशासन ने गठन किया है, ये जो बूंदी प्रशासन ने जिस आयोग का गठन किया, ये आयोग आया। अब इस आयोग का क्या काम था? बूंदी के किसानों को समझाना, उनकी लगान व दरें कम करना। और आयोग का काम क्या होता है? प्रशासन और किसानों के मध्य मित्रता संबंध स्थापित करना, उनके मध्य मतभेदों को मिटाना। लेकिन यहाँ पर आयोग ने क्या किया बच्चों? यहाँ पर आयोग क्या कर रहा है? यहाँ पर आयोग आकर के बूंदी के किसानों को प्रताड़ित कर रहा है, उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। और इस प्रकार अत्याचारों से और इससे प्रताड़ित हो गए बूंदी के किसान। और प्रताड़ित करने के साथ साथ आयोग ने यहाँ से 4 जगहों से नरोली, लांबाखोर जो कि बूंदी के अंदर पड़ते हैं, इन जगहों से 17 व्यक्तियों को बिना बात के ही गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके बूंदी के अंदर जो डाबी नामक स्थान है, यहां से इन किसानों को ले जा रहे थे। जब यहां से इन किसानों को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे डाबी नामक स्थान से, तो इन किसानों को ले जाने के समय महिलाएं जो है, वहां पर कुछ महिलाएं एकत्रित हो जाती है। तो जब इस आयोग ने व्यक्तियों को प्रताड़ित किया और गिरफ्तार कर लिया, 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जब डाबी नामक स्थान से ये लेकर जा रहे थे, तब वहां पर कई महिलाओं ने उन व्यक्तियों को छुड़ाने का प्रयास किया। तो बच्चों एक सवाल बनता है कि किस किसान आंदोलन के अंदर महिलाओं ने भी अपना योगदान किया? तो बूंदी किसान आंदोलन के अंदर महिलाओं ने अपना योगदान दिया था बच्चों। तो यहाँ पर महिलाओं ने उन्हें छुड़ाने का प्रयास किया, और जब महिलाओं ने छुड़ाने का प्रयास किया, इसके अंदर 14 महिलाएं घायल हो गई थी बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है साहब, ये जो 14 महिलाएं हैं ये घायल हो जाती है। और इन 14 महिलाओं को घायल हो जाती है, जब ये सूचना रामनारायण चौधरी को मिलती है, तो रामनारायण चौधरी और सत्या भगत 2 व्यक्ति इसकी जांच के लिए आते हैं। और जांच के लिए आकर के वो जब जांच पड़ताल करते हैं, उन्हें बात सत्य लगती है, तो महिलाओं पर अत्याचार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित करते हैं। आओ देखो, अपन लिखते चलते तो आपको अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहली बात, आयोग आया बूंदी प्रशासन ने, तो यह आयोग, इस आयोग ने किसानों की समस्याओं का निराकरण, किसानों की समस्याओं का निराकरण करने की बजाय किसानों पर अत्याचार करके उन्हें प्रताड़ित किया, तथा 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, तथा 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ जब इन व्यक्तियों को डाबी नामक स्थान से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था,
गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, तब महिलाओं ने इन्हें छुड़ाने का प्रयास किया। महिलाओं ने इन्हें छुड़ाने का प्रयास किया, जिसमें जिसमें 14 महिलाएं घायल हो गई। इस आंदोलन में महिलाओं ने अपना योगदान दिया। इस आंदोलन में महिलाओं ने अपना योगदान दिया। इस आंदोलन में महिलाओं ने अपना योगदान दिया। इस कांड की जांच के लिए इस घटना की जांच के लिए रामनारायण चौधरी व सत्या भगत ने प्रयास किए व महिलाओं पर अत्याचार नामक पुस्तिका प्रकाशित करी। व महिलाओं पर अत्याचार नामक पुस्तिका प्रकाशित करी। महिलाओं पर अत्याचार नामक पुस्तिका प्रकाशित करी। अभी मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार इसको बड़ा अच्छे से नोट कर लो। नोट हो गया बच्चों? अब देखो भाई, हमने पिछली स्लाइड के अंदर क्या देखा है, देखो बूंदी के किसान और बूंदी प्रशासन, इन दोनों के बीच में आंदोलन प्रारंभ हुआ। बूंदी प्रशासन ने क्या किया, एक आयोग बनाया। इस आयोग में किस किस को भेजा, आरबी मदनपाल को, राजा हरिनाथ सिंह को भेजा। तो ये जो आरबी मदनपाल, हरिनाथ सिंह और जो सैन्य दल आया, इस आयोग को किसके लिए भेजा था कि वे बूंदी के किसानों की समस्याओं का निराकरण करें। लेकिन इस दल ने समस्याओं का निराकरण नहीं किया। क्या किया इस दल ने? इस आयोग ने किसानों की समस्याओं का निराकरण करने की बजाय किसानों पर अत्याचार किया और अत्याचार करके उन्हें प्रताड़ित किया और बिना किसी रीजन के 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। जब ये आयोग इन 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके इस डाबी नामक स्थान से लेकर जा रहा था, तब वहां पर महिलाओं ने विद्रोह मचाया।
महिलाओं ने इन 17 व्यक्तियों को छुड़ाने का भरपूर प्रयास किया। नारी शक्ति कहते हैं ना बच्चों, नारी शक्ति के ऊपर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलती है कि नारी शक्ति, नारी भक्ति, नारी है महाभारती, भारत की नारी को पूरी दुनिया भी पहचानती, ये वो नारी है जिसने पी लिया विश्व का प्याला, ये वो नारी है जिसने अंग लगा ली ज्वाला। तो बच्चों, भारत की नारी को तो आप जानते हो। तो यहाँ पर महिलाओं ने विद्रोह मचा दिया और महिलाओं ने विद्रोह मचा करके उन व्यक्तियों को छुड़ाने का प्रयास किया, जिसके अंदर 14 महिलाएं घायल हो गई। जब ये 14 महिलाएं घायल हो गई, ये सूचना जब रामनारायण चौधरी को मिली, तो रामनारायण चौधरी और सत्या भगत ने इस घटना की जांच का प्रयास किया। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उन्हें महिलाओं पर अत्याचार नामक एक पुस्तिका प्रकाशित करी, ताकि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है ये गूंज जन जन तक पहुंच सके। अब देखो आगे क्या होगा। अब इस जन जन तक, जब जन जन तक कोई भी घटना घटित होती है ना, तो उस घटना के समय तो नुकसान कमजोर वर्ग को हो जाता है, लेकिन जो गलत वर्ग होता है ना, बाद में उसकी चर्चा सारे जगत में होती है और बाद में कमजोर वर्ग हावी पड़ता है बच्चों। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ कि जब इस आयोग ने इस तरीके की हरकत कर दी, तो ब्रिटिश सरकार ने देखा कि यार अब ये जो बूंदी के किसान है ना, ये चैन से नहीं बैठेंगे, इनको दबाने के लिए मुझे अपने कुछ व्यक्ति यहाँ पर नियुक्त करने चाहिए। अब क्या करेगी ब्रिटिश सरकार, देखो आप। ब्रिटिश सरकार क्या करेगी जो देखेंगे आप लोग। ब्रिटिश सरकार ने आपके अक्टूबर 1922 के अंदर, अक्टूबर 1922 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया। अक्टूबर 1922 में ब्रिटिश सरकार ने अपने 2 व्यक्ति नियुक्त कर दिए। ब्रिटिश सरकार ने बूंदी राज्य में अपने 2 व्यक्ति नियुक्त किए। अपने 2 व्यक्ति नियुक्त किए। किसने नियुक्त किए भाई? ब्रिटिश सरकार ने। कौन कौन से 2 व्यक्ति नियुक्त किए? स्वरूप नारायण और इकराम हुसैन। पुलिस अधीक्षक बना करके इकराम हुसैन और स्वरूप नारायण को ब्रिटिश सरकार ने बूंदी राज्य में भेज दिया। क्यों भेजा? क्योंकि भाई पहले ये घटना घटित हो गई थी, तो अब बूंदी पर जो किसान है वो हावी पड़ेंगे, भेज दिया। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने एक फैसला और लिया दिसंबर 1922 में। दिसंबर 1922 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया देखेंगे आप। दिसंबर 1922 में ब्रिटिश सरकार ने उन सभी की जागीरें छीन ली। उन सभी की जागीरें व अधिकार छीन लिए। जो किसानों की मदद कर रहे थे।
जो किसानों की मदद कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने उन सभी की जागीरें और अधिकार छीन लिए जो भी किसानों की मदद कर रहे थे। उन सबके अधिकार छीन लिए ब्रिटिश सरकार ने। अब क्या करेगी ब्रिटिश सरकार? आगे देखो, एक बार इसको नोट कर लो बच्चों अच्छे से। ब्रिटिश सरकार ने बूंदी राज्य में अपने 2 व्यक्ति भेज दिए, एक तो स्वरूप नारायण और इकराम हुसैन। इकराम हुसैन कौन है? पुलिस अधीक्षक। दिसंबर 1922 में 7 में उन्होंने जो भी व्यक्ति किसानों की मदद कर रहे थे उन सबके अधिकार छीन लिए, उनकी जागीरें छीन ली। अब देखो आगे क्या होगा। इतना कुछ कर लिया ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन अभी तक बूंदी के किसान शांत बैठे। अब बूंदी के किसान क्या करेंगे? तो बूंदी के किसानों ने क्या किया भाई? बूंदी के किसानों ने सोचा कि यार अपने को अब एकत्रित होकर के, संगठित होकर के कुछ करना चाहिए। तो डाबी नामक स्थान के ऊपर किसानों ने एक सभा का आयोजन किया। तो हेडिंग डालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभा। डाबी नामक स्थान पर सभा का आयोजन। डाबी नामक स्थान पर सभा का आयोजन हुआ। डाबी नामक स्थान पर सभा का आयोजन हुआ। इस सभा का आयोजन कब हुआ बच्चों? ये सभा का आयोजन हुआ आपके 2 अप्रैल 1923 को। सुनना अच्छे से, पहले देख लो, समझ लो, बाद में लिख लेना, कहीं नहीं जा रहे हैं। आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी और मैं भी आपको बहुत समय देती हूँ लिखने के लिए। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को यह सभा आयोजित हुई। इस सभा का नेतृत्व किस किसने किया बच्चों? इस सभा का नेतृत्व किस किसने किया देखेंगे अपन। तो इस सभा का जो नेतृत्व किया है हरिभाई किंकर, इस सभा का नेतृत्व किया हरिभाई किंकर ने, भंवरलाल स्वर्णकार ने, और इस सभा का नेतृत्व किया है आपके नानक भील ने। इन 3 जनों ने इस सभा का नेतृत्व। यदि सवाल आता है कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, डाबी बूंदी किसान, तो पंडित नैनूराम शर्मा से ही करना आपको। लेकिन जब ये सभा हो रही थी तब इस सभा का जो महत्वपूर्ण रूप से नेतृत्व कर रहे थे हरिभाई किंकर, भंवरलाल स्वर्णकार और नानक भील। ठीक है, अब इस सभा के अंदर सभी लोग इकट्ठे होते हैं, बड़ी सभा का आयोजन किया जाता है, बहुत शानदार सभा चल रही होती है, बड़े ही ओजस्वी भाव से सब लोग अपने अपने विचार रखते हैं। तभी ये जो नानक भील है ना, नानक भील भी एक सुंदर सा गीत गाते हैं। क्या करते देखो नानक भील। सर्वप्रथम इस सभा के अंदर, सर्वप्रथम इस सभा में नानक भील विजय सिंह पथिक के द्वारा रचित झंडा गीत का आयोजन करते हैं, झंडा गीत गाते हैं। और बच्चों ये जो झंडा गीत गाया है नानक भील इस सभा के अंदर, जैसे ही बड़ी विशाल सभा लग रही है डाबी नामक स्थान पर,
2 अप्रैल 1923 को, जिसका नेतृत्व हरिभाई किंकर भंवरलाल नानक भील कर रहे हैं। कम से कम 4000 से 5000 किसान उस सभा के अंदर बैठे हुए डाबी नामक स्थान पर। घमासान सभा चल रही है। उस सभा के अंदर नानक भील खड़े हो जाते हैं और नानक भील विजय सिंह पथिक के द्वारा रचित बड़ा ही ओजस्वी भरा झंडा गीत गाते हैं। इस गीत के क्या बोल हैं, सुनो, 2 लाइनें सुनाती हूँ आपको। गीत गाते हैं, गाड़ा रही जो रे मर्दाओ गाड़ा रही जो, गाड़ा रही जो रे मर्दाओ गाड़ा रही जो, थाको सब दुख मिट जाए गाड़ा रही जो। सभा मायने घुस जावाली अन्याया की फौज, सभा मायने घुस जावली अन्याया की फौज, बंदूका तलवार चाल सी थे मत कर जो सोच, गाड़ा रही जो रे मर्दाओ गाड़ा रही जो। अंग्रेजा ने धूल चटावा अपनी माटी की लाज बचावा, गाड़ा रही जो रे मर्दाओ गाड़ा रही जो। तलवा बंद सभा मायने घुस जावाली अंग्रेजारी फौज, अंग्रेजारी फौज, बंदूका तलवार चाल सी थे मत कर जो सोच, चौड़ी छाती चौड़ा सीना ने ऊंचो राख जो, गाड़ा रही जो रे मर्दाओ गाड़ा रही जो। इस तरीके का बड़ा ही ओजस्वी भरा गीत नानक भील गाते हैं। और जब नानक भील इस गीत को गाते हैं बच्चों, तो 4000 से 5000 किसान इस सभा के अंदर झूम उठते हैं और बड़े ही तेज और जोश से भरे सभी किसान इस गीत को गाने लगते हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आजादी और जोश की आवाजें सुनाई देती है। इसी के साथ में ये जो भंवरलाल स्वर्णकार है, ये भी अर्जी शीर्षक नामक एक कविता सुनाते हैं। भंवरलाल स्वर्णकार अर्जी शीर्षक नामक कविता सुनाते। अर्जी शीर्षक नामक कविता सुनाते। कौन सुनाते हैं भाई? भंवरलाल स्वर्णकार। जब इतनी सारी चीजें हो जाती है, इसी के साथ सारे किसान मिलकर के क्या शपथ लेते हैं, सभी किसान संकल्प लेते हैं कि लगान और कर नहीं देंगे, लगान और कर नहीं देंगे तथा सरकारी कार्यों में किसी प्रकार का सहयोग नहीं देंगे, किसी प्रकार का सहयोग नहीं देंगे तथा बहिष्कार करेंगे, तथा उनका बहिष्कार करेंगे। तथा उनका बहिष्कार करेंगे। इस तरीके की इस सभा के अंदर संकल्प लिए गए। एक बार इसको अच्छे से नोट करो बच्चों। नोट हो गया बच्चों अच्छे से? अब देखो, अच्छे से समझ में आया ना?
कि डाबी नामक स्थान पर सभा का आयोजन हो रहा है 2 अप्रैल 1923 को। इसके अंदर नानक भील ने झंडा गीत गाया है और जो आपके भंवरलाल स्वंका ने इन्होंने शीर्षक नामक कविता सुनाई है। और किसान संकल्प लेते कि हम लगान कर नहीं देंगे। आप देखो कि सभा के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है भयंकर तरीके का, तो क्या ब्रिटिश सरकार के आदमियों तक ये सूचना पहुंचेगी तो क्या वो शांत बैठेंगे? क्या बताओ मुझे, आप शांत रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। क्या होता है साहब, बहुत ही विचित्र घटना घटित होती है। पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन सभा में घुस जाते हैं। गोलियों के आदेश गोलियां चलाने का आदेश दे दिया जाता है। गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर नानक भील जिन्होंने झंडा गीत गाया था, नानक भील प्लस देवीलाल गुर्जर, दो व्यक्ति शहीद हो जाते हैं। कई किसान घायल होते हैं और स्त्री और बच्चों को भी चोट लगती है। कहीं किसान, स्त्रियां व बच्चे घायल हो जाते हैं। तब रामनारायण चौधरी और सत्या भगत, जिन्होंने की महिलाओं पर अत्याचार नामक पत्रिका प्रकाशित करी थी, जब उन्हें ये सूचना मिलती है कि बूंदी में डाबी नामक स्थान के ऊपर इतना भयंकर हत्याकांड हुआ है जिसके अंदर 4 से 5 हजार किसान थे, वहां पर इकराम हुसैन ने जाकर के गोलियां चला दी है और उन गोलियों के अंदर नानक भील, देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए हैं और बहुत सारे किसान, बच्चे, महिलाएं घायल हो गए हैं। तब रामनारायण चौधरी क्या करते हैं कि इस हत्याकांड की सूचना को इस घटना की रिपोर्ट को जगह जगह प्रकाशित करते हैं, अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर छापते हैं, ताकि इसकी बात जो है ब्रिटिश कॉमन हाउस तक पहुंचे, इंग्लैंड तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे कि देखो किसानों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं। और राजस्थान के सभी किसान जो कि आंदोलन नहीं कर रहे हैं, उनके मन में भी जागृति और भावना जागे। इस चीज के लिए रामनारायण चौधरी क्या करते, देखो आगे। रामनारायण चौधरी इस घटना की रिपोर्ट को निम्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हैं। निम्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हैं। ठीक है साहब। तरुण राजस्थान, अजमेर, जिसका एक नाम और क्या है, नवीन राजस्थान।
एक तो इसमें प्रकाशित करते हैं, एक वो प्रकाशित करते हैं आपके राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी जो कि वर्धा के अंदर है, महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। और एक है प्रताप नामक समाचार पत्र जो कि कानपुर में प्रकाशित होता है। इन सभी समाचार पत्रों के माध्यम से इन्होंने इस घटना को प्रकाशित करने का प्रयास किया। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने आगे और बहुत सारे कदम उठाए। देखो एक बार इसको आप लोग नोट करो अच्छे से। ये नोट हो गया बच्चों अच्छे से। अब देखो आगे, इन सभी समाचार पत्रों के अंदर रामनारायण चौधरी ने किसानों के ऊपर अत्याचार और दमन चक्र की बहुत अच्छे से निंदा करी है। आगे देखते हैं अपन। 10 मई 1923 को 10 मई 1923 को क्या होता है? 10 मई 1923 को नेतृत्वकर्ता पंडित नैनूराम शर्मा, नेतृत्वकर्ता पंडित नैनूराम शर्मा को राजनीतिक गतिविधियों के विरोध में, राजनीतिक गतिविधियों के विरोध में, राजनीतिक गतिविधियों के विरोध में गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा उन्हें चार वर्ष का कारावास सुना दिया जाता है। रिहा होने के बाद रिहा होने पर बूंदी रियासत में प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है। उनका बूंदी रियासत में प्रवेश निषेध कर दिया जाता है। तो ये देखो बच्चों अच्छे से, 10 मई 1923 को नेतृत्वकर्ता पंडित नैनूराम शर्मा को राजनीतिक गतिविधियों के विरोध में, भाई उन्होंने इस तरीके से कि सभाओं का आयोजन करवाया, इस तरह से लोगों का नेतृत्व किया, गलत काम माना अंग्रेजों ने कि आपने हमसे हमारा विरोध किया है, तो इस तरीके से उनको बुरा बता करके उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उनको 4 वर्ष की सजा सुना दी और सजा सुनाने के बाद में उन्हें रिहा होने पर बूंदी रियासत के अंदर प्रवेश करने के लिए बूंदी प्रशासन ने मना कर दिया कि आप बूंदी में नहीं आ सकते। ठीक है साहब। और 1925 के अंदर क्या किया सरकार ने? 1925 ईस्वी में पंडित नैनूराम शर्मा को हाड़ौती शाखा का अध्यक्ष बनाकर हाड़ौती शाखा का अध्यक्ष बनाकर
हाड़ौती शाखा का अध्यक्ष बनाकर उन्हें कोटा मुख्यावास प्रदान किया। इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने पंडित नैनूराम शर्मा को कुल मिलाकर के बूंदी से अलग कर दिया। भाई नेतृत्व की कमी हो गई ना, बूंदी के इतने अच्छे नेता जो नेतृत्व करता है उन्हें जब अलग कर दिया तो एक तरीके से नेतृत्वहीन हो गया बूंदी किसान आंदोलन, नहीं हो गया? हो गया। तो जब बूंदी इस तरीके से नैनूराम शर्मा को शाखा का अध्यक्ष बनाकर उनका मुख्यावास कोटा बना दिया तो उनका बूंदी से लेना देना खत्म हो गया। और जब बूंदी का लेना देना खत्म हो गया तो 1926 ईस्वी के अंदर जो बूंदी किसान आंदोलन है वो एक तरीके से कमजोर पड़ गया बच्चों, और कमजोर पड़ने की वजह से धीरे धीरे आंदोलन समाप्त हो गया। उन्नीस सौ 26 ईस्वी में नेतृत्वहीन होने की वजह से आंदोलन कमजोर पड़ गया। आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे समाप्त हो गया। बूंदी सरकार ने धीरे धीरे सभी शर्तें मान ली। बूंदी सरकार ने धीरे धीरे किसानों की शर्तें मान ली। धीरे धीरे किसानों की शर्तें मान ली। ठीक है साहब, तो ये इस तरीके से बूंदी किसान आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन बच्चों बूंदी के अंदर फिर किसान आंदोलन उठा जो कि गुर्जर मीणा आंदोलन कहलाया। तो एक छोटी सी झलक अपन उसके ऊपर भी डालते हैं। अक्टूबर 1936 के अंदर अक्टूबर 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में बूंदी में फिर से आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर से आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई बच्चों? इसके कारण क्या थे? देखो कारण क्या थे। पहला कारण तो था बढ़ी हुई लगानों के विरोध में। बढ़ी हुई लगान दर के विरोध में। बढ़ी हुई लगान दर के विरोध में। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था पशु गणना से कर बढ़ने की आशंका। कर बढ़ने की आशंका। इसके कारण क्या हुआ बच्चों? 1936 में 1936 ईस्वी में हिंडोली, बूंदी में एक स्थान पड़ता है, हिंडोली में दुसलेश्वर महादेव के मंदिर में, दुसलेश्वर महादेव मंदिर में
90 गांवों के गुर्जर और मीणा, गांव के गुर्जर मीणा इकट्ठे हुए और आंदोलन किया और किसान मांग पत्र तैयार किया। इस प्रकार यह आंदोलन चला। यह आंदोलन 1943 में समाप्त हुआ। यह आंदोलन कब समाप्त हुआ? यह आंदोलन आपके 1943 में समाप्त हुआ। यह आंदोलन आपके 1943 में समाप्त। क्या हुआ था बच्चों कि अक्टूबर 1936 के अंदर एक तो किसानों के ऊपर फिर से लगान दरें बढ़ा दी गई थी और ऊपर से सरकार पशु गणना करवा रही थी। तो अब बेचारे किसानों ने सोचा कि यार ये जो गुज्जर मीणा जाति के लोग, इनके पास सर्वाधिक पशु होते थे। इन्होंने देखा यार ये पशुओं की गणना करा रही सरकार, यानी कुछ न कुछ तो लोचा है। यानी पशु गणना कराएगी तो जिसके पास जितने मवेशी है, जितने पशु है, उनके ऊपर ये लोग कर लगा देंगे और फिर हम लगान दरों के नीचे बट दब जाएंगे। इसलिए इन्होंने पहले ही आशंका थी, पशु गणना होने वाली थी, इनके मन में यह आशंका उत्पन्न हुई और इन्होंने पहले ही आंदोलन शुरू कर दिया अक्टूबर 1936 के अंदर। इन दो कारणों से बहुत सारे गुज्जर और मीणा जो है हिंडोली गांव के अंदर इकट्ठे हुए और इन्होंने एक कांग्रेस पत्र तैयार किया, मतलब कांग्रेस किसान मांग पत्र तैयार किया और उस मांग पत्र के जरिए इन्होंने मांग रखी कि भाई ये ना, ये जो आप लोग इस तरीके की लगान दरें बढ़ा रहे हो और ये जो कर बढ़ा रहे हो, हम ये कर नहीं देंगे। तो बच्चों ये देखा अपन ने कि 1936 के अंदर बूंदी के अंदर फिर से किसान आंदोलन हुआ था। पहले तो अपन ने बूंदी किसान 1926 में समाप्त कर दिया, लेकिन 1936 के अंदर गुर्जर और मीणाओं ने मिलकर के फिर किसान आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यहां तक समझ में आ गया हमें अच्छे से? वेरी गुड। अब देखो, इसके बाद अपन देखते हैं कि बरड़ किसान आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता है। तो हेडिंग डाल के लिखो, बरड़ किसान आंदोलन की विशेषता। बरड़ किसान आंदोलन की विशेषता। बरड़ किसान आंदोलन की विशेषता देखो, बरड़ किसान आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या है बच्चों? बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन बरड़ किसान आंदोलन बूंदी के किसानों व सीधा बूंदी प्रशासन के मध्य था। बीच में कोई जागीरदार नहीं था, बूंदी प्रशासन के मध्य था। जबकि आपका बिजोलिया किसान आंदोलन जबकि बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया के किसानों व जागीरदारों के मध्य था।
बूंदी किसान आंदोलन में बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपके बूंदी किसान आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले तो बूंदी और बरड़ किसान आंदोलन जो है, हमने देखा बिजोलिया किसान आंदोलन जब अपन ने पढ़ा था तो बिजोलिया किसान आंदोलन एक तो बिजोलिया के किसानों के और वहां के जो जागीरदार थे केशवदास गोविंददास उनके बीच में था। लेकिन जो बूंदी किसान आंदोलन है वो बूंदी किसान आंदोलन सीधा बूंदी प्रशासन के है। बूंदी प्रशासन ने अपने आयोग गठित किए और उन्हीं के साथ ये आंदोलन चलता रहा। तो इस प्रकार ये विशेषता है कि भाई ये सीधा प्रशासन के साथ था। वो पहले जागीरदार से शासक, शासक से प्रशासन, इस तरीके से बटा हुआ था। दूसरी चीज, बूंदी किसान आंदोलन के अंदर महिलाओं ने सक्रिय रूप से क्या लिया, भाग लिया। तो यहाँ पर होता है आपका बूंदी किसान। एक बार आप पुनः समझ लीजिए इसको। सबसे पहले बूंदी हमारे वर्तमान के अंदर एक जिला है, उस समय राजस्थान का एक राज्य था। ठीक, मोटे मोटे तौर पर बता देती हूँ मैं आपको। राज्य था, इसके अंदर डाबी नामक एक स्थान है, यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले बूंदी के किसानों और बूंदी प्रशासन ने आंदोलन की शुरुआत हुई दोनों के बीच में 1922 के अंदर। जब ये शुरुआत हुई थी तो इस शुरुआत के अंदर क्या हुआ कि किसानों ने तो सभाएं करी, संकल्प लिया कि हम कर नहीं देंगे, और बूंदी प्रशासन ने एक आयोग का गठन किया। आरबी मदनपाल और हरिनाथ सिंह को वहां बिठा दिया। ये जो आयोग आया, इस आयोग ने किसानों की समस्याएं सुनने के बजाय क्या किया, किसानों के ऊपर अत्याचार किया। 17 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब इन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो डाबी नामक स्थान पर महिलाओं ने विद्रोह मचाया। महिलाओं ने उन्हें बचाने का प्रयास किया और इस प्रयास के अंदर 14 महिलाएं घायल हो गई। इन महिलाओं की इस घायल होने की रिपोर्ट, इसकी घटना के ऊपर जांच सत्य रामनारायण चौधरी ने और सत्या भगत ने करी। रामनारायण चौधरी ने महिलाओं पर अत्याचार नामक एक पुस्तिका प्रकाशित करी। तब ब्रिटिश सरकार ने अपने 2 व्यक्ति भेजे, स्वरूप नारायण और इकराम हुसैन पुलिस अधीक्षक नियुक्त कर दिए। कहा कि आप लोग बेगू के इस बूंदी के किसानों की रक्षा करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, वो किस तरीके का कामकाज करते हैं। तो जब बूंदी के किसानों ने और बूंदी के किसानों की जो भी व्यक्ति मदद कर रहे थे उनसे जागीरें ले ली, उनको वहां से हटा दिया। तब परेशान होकर के बूंदी के किसानों ने देखा कि यार हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया साहब, बूंदी के किसानों ने 2 अप्रैल 1923 को बूंदी के किसानों ने क्या किया, बैठक करी। और जब बूंदी के किसानों ने डाबी नामक स्थान के ऊपर ये बैठक करी, ये सभा आयोजित करी, तो इस सभा के अंदर उन्होंने हरिभाई किंकर, आपके रामनारायण चौधरी और आपके नानक भील ने इस सभा का आयोजन किया। और इस सभा के अंदर नानक भील ने बड़े ही ओजस्वी भाव से विजय सिंह पथिक के द्वारा लिखा हुआ झंडा गीत गाया, जिसके बोल भी मैंने आपको सुनाए थे कि गाडा रहीजो रे मर्दाओं, गाडा रहीजो था को सब दुख मिट जाए, गाडा रहीजो। तो इस तरीके से बड़ा ही ओजस्वी भरा गीत गाया। और भंवरलाल स्वर्णकार ने शीर्षक नामक अर्जी पर एक कविता लिखी, तो एक कविता सुनाई। इन सब माध्यमों से सभी लोगों के मध्य जोश भर गया। सबने संकल्प लिया कि हम कर और लगान नहीं देंगे। इन सब बातों से इकराम हुसैन जो बाहर खड़े थे वो चिढ़ जाते हैं, वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं और 4000 से 5000 किसानों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं। उन गोलियों के अंदर आपके नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो जाते हैं। बच्चों, जब वो शहीद हो जाते हैं तो इसकी कई स्त्री और महिलाओं को, बच्चों को चोट पहुंचती है, कई लोग घायल होते हैं। तो रामनारायण चौधरी, तरुण राजस्थान, प्रताप, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, इन सभी समाचार पत्रों के माध्यम से इस घटना को प्रकाशित करते हैं और किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसकी निंदा करते हैं। किसानों के ऊपर अत्याचार हुए हैं उस घटना को प्रकाशित करते हैं, दमन चक्र की निंदा करते हैं। तब 10 मई 1923 को ब्रिटिश सरकार ने देखा कि यार ये बूंदी के अंदर वापस से कहीं नेतृत्व ना मिल जाए, बूंदी के किसान फिर से कहीं आंदोलन ना कर दें, इसलिए उन्होंने पंडित नैनूराम शर्मा जो कि प्रमुख नेतृत्व करता थे उन्हें गिरफ्तार कर लेते, 4 वर्ष की सजा सुना देते हैं और रिहा होने के बाद में उन्हें बूंदी में प्रवेश पर निषेध कर देते हैं। और बाद में इन्हें रिहा करके पंडित नैनूराम शर्मा को हाड़ौती शाखा का अध्यक्ष बना देते हैं, उनका मुखियावास कोटा बना देते हैं। 1926 ईस्वी तक बूंदी के किसान बड़े ही कमजोर हो जाते हैं नेतृत्वहीन होने की वजह से, और फिर बूंदी सरकार भी धीरे धीरे किसानों की शर्तें मानने लगती है और अंत में जाकर आंदोलन समाप्त हो जाता है।
लेकिन अक्टूबर 1936 में यह आंदोलन फिर उठता है, क्योंकि किसानों के ऊपर गुर्जर और मीणा जाति के किसानों पर लगान और दरें बढ़ा दी जाती है और पशु गणना करने की आशंका उन्हें सुनाई देती है। पशु गणना से वो घबरा जाते कि यार ये पशुओं को गिनेंगे तो पशुओं पर कर लगाएंगे। इस प्रकार से अक्टूबर 1936 के अंदर ये आंदोलन शुरू होता है जो 1943 तक चलता है। और विशेषता है बूंदी के किसान आंदोलन की कि भाई ये बूंदी प्रशासन और बूंदी के किसानों के मध्य था, जबकि बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया के किसानों और जागीरदारों के मध्य था। और इस किसान आंदोलन के अंदर महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये जो बूंदी किसान आंदोलन मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने जितनी गहराई के अंदर जाकर मैं आपको बता सकती हूँ मैंने आपको बताया है। हमने इसके अंदर हिंदी ग्रंथ अकेडमी की पुस्तक हुक्मचंद जैन को ज्यादा प्रेफर किया है, राजस्थान संजीवनी को प्रेफर किया है, उसके अलावा आपके इंटरनेट के जितने भी सोर्स मिलते हैं उन सभी को प्रेफर किया है, शर्मा पावा को भी प्रेफर किया है। तो अपन ने सभी तरीके से सब जगहों से अपन ने किताब का सोर्स लिया है। तो सभी टीचर्स से सभी से जहाँ से आपको गहराई के अंदर डिटेल दी जा सकती है वो सारी डिटेल मैंने आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया है तो इसको बहुत गहराई से पढ़ें ताकि आपके एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो बच्चों कि एक भी क्वेश्चन उसमें से गलत नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। तब तक अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।